श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 1 बजकर अब 3 मिनट हुए हैं और तारीख आप जानते हैं, दिस इज 14 जुलाई 2021। आज 14 जुलाई 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और आप जानते हैं पूरे के पूरे उत्तर भारत में मौसम का मंजर क्या है। मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक है, और कई घंटों से लाइट भी नहीं आ रही है। तो क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने आपकी क्लास के टाइमिंग को थोड़ा सा कम किया, 1 से 2 बजे तक रखा। और जितनी मेरे इन्वर्टर में पावर है, बस उससे मैं आप लोगों की क्लास ले सकता हूँ। और देखते हैं, लाइट बहुत तेज बारिश हो रही है पिछले 1 डेढ़ घंटे से लगातार। और दिल्ली वाले, आज फाइनली दिल्ली वालों की आत्मा को तृप्ति मिली है, आत्मा को शांति मिली है। चलिए, खैर जाने दीजिए। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और जल्दी से मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे। यहाँ पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं: विकास, प्रवीण, शुभम, मनीष, सुशांत, प्रताप, सरिता, हिमांशु, देवेंद्र, अमन। सर जी, यूपी में फतेहपुर सीकरी डिस्ट्रिक्ट में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ बहुत गर्मी है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी है ना, वहां पे बारिश ना होने की वजह से तो अकबर भी परेशान था। इसीलिए फतेहपुर सीकरी बसाया, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन हर साल सूखा पड़ जाया करता था। तो फाइनली 10 साल के बाद दुखी होकर अकबर ने कहा कि यार वापस चलते हैं आगरा। कम से कम आगरा में बारिश नहीं होगी तो यमुना नदी का सहारा तो है कम से कम। तो और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में। और आप जानते हैं मथुरा आगरा के ही समीप क्या पड़ता है? फतेहपुर सीकरी, यानी कि बारिश वहां पे भी कम होती है। तो आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अच्छा, फतेहपुर सीकरी की बात नहीं कर रहे हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में तो डेफिनेटली, फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में तो जमीन आसमान का फर्क है। वही मैं सोचूं कि ये आदमी फतेहपुर सीकरी को डिस्ट्रिक्ट क्यों बता रहा है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में आप जानते हैं कि हमने कवर किया था और फिनिश किया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में? अपनी दूसरी सभ्यता के बारे में, जो पीरियड क्या कहलाता है? वैदिक पीरियड कहलाता है या वैदिक काल कहलाता है। तो चलिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में ही अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, भाई आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। और आज इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट वैदिक पीरियड या वैदिक काल। हेडिंग डाल लीजिए। आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में ही या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। बहुत लेट से आते हैं सर। बेटे मैं लेट से कहाँ आता हूँ? 1 बजे का ही तो टाइम रखा गया था। क्लास 1 से 2 बजे तक थी और मैं 1 बज के 3 मिनट पर आ गया था। क्लास ऑफ कराने से तो बेटर है ना कि मैं आके क्लास ले रहा हूं। यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है भाई मेरे, क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ पर मौसम खराब है, उस चक्कर में। हम शुरू करते हैं पढ़ना वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में। और जो पीरियड है 1500 बीसी से लेकर
100 BC तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का पीरियड ही क्या कहलाता है? वैदिक पीरियड कहलाता है या वैदिक काल कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, ये जो वैदिक पीरियड है, ये जो वैदिक काल है, तो इसे हम वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, इसे हम वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वैदिक शब्द है, आप सब जानते हैं, ये बना ही किससे है? वेद से। और वेद का मतलब ही तो क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। वैदिक पीरियड में जो वैदिक शब्द है, ये वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। और आप जानते हैं कि यही वो काल है जिसमें हमारे चारों वेदों की रचना हुई थी। और इनकी रचना आर्यंस के द्वारा की गई थी या आर्यों के द्वारा की गई थी। और आप जानते होंगे, आर्य का मीनिंग, आर्य का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ या सुपीरियर। साढ़े 1700 BC से लेके 1500 BC तक क्या हुआ? ध्यान रखेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग व्यूज दिए हैं। आधे इतिहासकार कहते हैं कि वो पूरे उत्तर भारत में नोमैन्स लैंड था। कहने का मतलब, जब लगभग 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, तो उसके बाद यहां पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था अगले 250 साल तक। और हमारे पास ये जानकारी है कि उसके बाद हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का, जिन्होंने हमारे देश में दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता शुरू की, जो कि एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जिसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। और वहीं से क्या शुरू होता है? वैदिक पीरियड। यदि इस वैदिक पीरियड की बात करें तो ध्यान रखेंगे, दैट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पार्ट जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का पीरियड है। 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। और नाम से ही पता चल रहा है, ये वही पीरियड है, ये वही काल है जिस काल में हमारे प्राचीनतम वेद या हमारे ओल्डेस्ट वेदा, जो कि कौन सा कहलाता है? हम सब जानते हैं, हमारा प्राचीनतम वेद कहलाता है ऋग्वेद। तो ये वो पीरियड है जिसमें हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना की गई थी। उसी को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है या ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो पीरियड है, वो कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। इसे पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं, इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में ही रचना हुई थी हमारे बाकी 3 वेदों की, जो कौन कौन से हैं? सामवेदा या सामवेद, यजुर्वेदा या यजुर्वेद, और लिखेंगे अथर्ववेदा या अथर्ववेद। पोस्ट वैदिक पीरियड में उत्तर वैदिक
काल में ही रचना हुई हमारे 3 अन्य वेदों की, जो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसके अलावा हिंदू धर्म के 2 सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या टेक्स्ट्स रामायण और महाभारत की रचना भी इसी काल में हुई, ऐसा माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में ही या पोस्ट वैदिक पीरियड में ही हमारे 2 सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत की भी रचना हुई। आप सब जानते हैं, रामायण के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के रचयिता माने जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। लेकिन ध्यान रखेंगे, वैदिक पीरियड को या उत्तर वैदिक काल को या पोस्ट वैदिक पीरियड को रामायण और महाभारत का रचना काल माना जाता है, घटना काल नहीं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि रामायण और महाभारत की जो घटना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, वो पोस्ट वैदिक पीरियड में हुई थी, क्योंकि इनका घटना काल क्या है इसके बारे में तो आपको सटीक तारीख बता पाना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये घटना कब हुई थी भाई, रामायण और महाभारत की घटनाएं कब हुई थी इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी रचना कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे, इनकी रचना पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में हुई थी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है रामायण और वेद व्यास के द्वारा रचित है महाभारत। सर, जो नोट्स आपने अपलोड किए हैं एंशिएंट इंडिया के, ओके, उसमें मुझे लगता है कि नोट्स के पेज नंबर 35 के बाद कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। ओके, तो सर काइंडली एक बार चेक कर लीजिए। बेटे चेक करने से क्या होगा, यदि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो लाइव क्लास में उनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो आपके पास पूरा मौका है ना लाइव क्लास में अच्छे से सारे नोट्स बना लेने का। अपने हाथों को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए। जितनी बार तूने ये कमेंट यहां पर कर दिया, इतनी देर में तो तू वो पॉइंट्स लिख लेता है ना। तो जब हम वो टॉपिक्स लाइव क्लास में करेंगे तो आप अपने हाथों से नोट कर लीजिएगा। बस इतनी ही तो तकलीफ देनी है कि जिन हाथों से तू यहां पर खटाखट कमेंट करे जा रहा है, उन्हीं हाथों से तू थोड़े से 2-4 पॉइंट लिख लियो, खत्म बात। इसमें बार बार यहां पर 36 बार कमेंट करने की क्या जरूरत है। ये लो, मैंने लिख लिया है, तूने लिख भी लिया है। जब तूने लिख भी लिया है तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे भाई। तो फिर आप जो आगे पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए और बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। 1 घंटे की क्लास है, ठीक है ना, उसमें भी तुम इतना सारा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। और हम यदि 2 मिनट भी लेट पहुंचे क्लास में तो यहां पर कमेंट्स करने शुरू कर देंगे, यार लेट क्यों आते हो भाई, है ना। तुम्हें अपने समय की खुद ही वैल्यू करनी नहीं आती तो और कोई तो क्या करेगा भाई, है ना। वैदिक काल को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक ऋग वैदिक काल, नाम से पता चल रहा है, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद वो वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है या जो प्राचीनतम वेद माना जाता है, ठीक। उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमारे अन्य 3 वेदों की रचना हुई, जो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा रामायण और महाभारत की रचना भी कब हुई, पोस्ट वैदिक पीरियड में हुई या उत्तर वैदिक काल में हुई। इन 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड को या वैदिक काल को। और आप जानते हैं कि जो वैदिक पीरियड है
या जो वैदिक काल है उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है हिंदुस्तान में आर्यंस या आर्यों के आगमन से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई या समाप्त हो गई, तो ध्यान रखेंगे इसके बाद हमारे पास ये जानकारी है कि 1500 बीसी में या ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का या आर्यों का। लगभग 1500 बीसी में, लगभग 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश में आए आर्यंस। लेकिन ये जो आर्यंस थे ये कहां से आए, इस पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए। कहने का मतलब सबसे ज्यादा वैलिड व्यू हालांकि माना गया है किसका? मैक्स म्यूलर का। मैक्स म्यूलर ने ऐसा कहा कि जो आर्यंस थे ये भारत में कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इनका आगमन मध्य एशिया से हुआ था। और आपको इस बात की जानकारी होगी, डेफिनेटली होगी, कि सेंट्रल एशिया कौन सी जगह है? उस जगह को कहते हैं सेंट्रल एशिया जहां पर 5 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वही क्या कहलाता था? सेंट्रल एशिया। उसी को क्या कहते हैं? मध्य एशिया कहते हैं। 1500 बीसी में ईसा के जन्म से 1500 साल पहले लगभग हमारे देश में आए आर्यंस, हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का, जो सेंट्रल एशिया के निवासी थे या जो मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन यहां पर भी अलग अलग इतिहासकारों और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग क्या दे दिए गए? मत दे दिए गए। जैसे यदि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्यंस थे वो भारत में कहां से आए थे? वो आर्कटिक पोल से आए थे, यानी कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये मत है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। आप जानते हैं भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हम एक व्यू स्वामी दयानंद सरस्वती का भी लिख लेते हैं। और ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यंस की उत्पत्ति कहां से हुई? तिब्बत से। ये तिब्बत से आए थे। ऐसा किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। इसके अलावा एक मत याद रख लीजिए एडोल्फ हिटलर का। हिटलर को तो सब जानते ही हैं भाई। और हिटलर का मत ये था कि जो आर्यंस थे वो भारत में कहां से गए? जर्मनी से गए। वो लोग जर्मन्स थे। लेकिन इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा सही मत और सबसे ज्यादा वैध मत किसका माना गया है? मैक्स म्यूलर का माना गया है। इसीलिए हम सब यही मानते हैं कि भारत में आर्यंस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? सेंट्रल एशिया से हुई थी। इन्होंने सेंट्रल एशिया से जाकर भारत में प्रवेश किया। और ध्यान रखेंगे, भारत में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान या उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक या पश्चिमी गंगा तट तक के भूभाग पर क्या किया? अधिकार किया। ये भारत में आर्यंस का क्या था? स्ट्रेच था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक के भाग पर आर्यंस के द्वारा अधिकार किया गया। और इसी भूभाग को नाम दिया गया, आप सब जानते हैं, आर्यवर्त। इसी भूभाग को नाम दे दिया गया आर्यवर्त।
और इसी क्षेत्र में ध्यान रखेंगे दे स्टार्टेड सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसी भूभाग में शुरू की इन्होंने भारत की द्वितीय प्राचीनतम सभ्यता। इन्हीं के द्वारा भारत में दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता की शुरुआत की गई, विच इज कंसीडर्ड एज अ रूरल सिविलाइजेशन, जिसे ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ये कहलाती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। इसे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नोट कर लिया सबने? लिखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ रूरल सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ रूरल सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। एंड द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, लिखेंगे एंड द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। लिखेंगे वैदिक सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ रूरल सिविलाइजेशन एंड द मेन वर्क of the people of this civilization was agriculture and animal husbandry। लिखेंगे इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य, इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। तो यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को आपस में कंपेयर करें तो ध्यान रखेंगे दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नगरीय सभ्यता माना जाता है, एक अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ रूरल सिविलाइजेशन। इसको एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था थी या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ट्रेड और व्यापार पर आधारित थी, लेकिन यहां पर वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था या जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस था वो क्या था? कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि लोगों का मुख्य कार्य ही क्या हुआ करता था? कृषि और पशुपालन हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे यहां पर इस सभ्यता में रहने वाली सोसाइटीज के जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो फैमिलीज हुआ करती थी, जो उनके परिवार हुआ करते थे, वो सारे के सारे ही क्या हुआ करते थे? पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। ये तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस है किसके बीच? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच।
आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी महत्वपूर्ण मूर्तियां हमें मिली हैं वो ज्यादातर किसकी मिली हैं? स्त्रियों की, महिलाओं की। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मात्र सत्तात्मक माना जाता है। कहने का मतलब वहां पर जो इन्फ्लुएंस था वो महिलाओं का ज्यादा था। भाई हमने देखा कांसे की बनी हुई एक नृत्य की मूर्ति, हमने देखा एक गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया चित्र था जिसको हमने क्या कहा था? स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा था। तो ध्यान रखेंगे ये जो सभ्यता थी यहां पर परिवार पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे। और पितृ सत्तात्मक का मतलब क्या है? कि जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे या जो परिवार का मुखिया हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? फादर, वो पिता हुआ करता था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा माना है कि वो मात्र सत्तात्मक था, वहां पर महिलाओं का इन्फ्लुएंस और इंपॉर्टेंस पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हुआ करते थे। तो ये तीन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं जो इन दोनों सभ्यताओं में माने जाते हैं। लोगों का सबसे मुख्य कार्य और सबसे मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। परिवार पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे। हेड ऑफ द फैमिली वॉज फादर, पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था। और इसका इसी बात से हमें पता चलता है पिता की इंपॉर्टेंस कितनी थी। इसका हमें इसी बात से पता चलता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया शब्द ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया शब्द ही कौन सा है? पिता। ऋग्वेद में जिसका इस्तेमाल 335 बार हुआ है। पूरे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में। सर आज एमसीक्यू होगा? जी मैं आपको बता देता हूं आज एमसीक्यू की क्लास नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। यदि इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, यदि 3 बजे से पहले लाइट आ जाती है तो डेफिनेटली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप 3 बजे एक बार अपने डिवाइसेस में, अपने एप्लीकेशंस में चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर लाइट आ गई तो क्लास डेफिनेटली होगी, तो एमसीक्यू डेफिनेटली होंगे। क्योंकि यहां पर मॉर्निंग से लाइट नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे से लाइट नहीं है, तो मैं इन्वर्टर से ही क्या कर रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं। और आज शाम को 5 बजे यूपीजीके का भी नया बैच है, उसमें पहली क्लास है। तो इस वजह से मुझे उस शाम की क्लास के लिए भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा सा बैकअप बचा कर रखना है। सर लाइट कब तक आ जाएगी? मेरे भाई लाइट तो जाती ही नहीं है इस टाइम। अब मैं कैसे बताऊं कि कब तक आ जाएगी? मौसम खराब होता है ना, हवाएं चलती हैं तेज तेज। आजकल पता है ना बिजली गिरने के बड़े कारनामे हो रहे हैं। अभी कल परसों की ही न्यूज थी कि बिजली गिरने की वजह से। तो जब मौसम खराब होता है, आंधी तूफान बारिश आते हैं, तो कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है? पावर कट कर दिया जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि कोई फॉल्ट हो गया हो मौसम की वजह से। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। अब मैं न्यूयॉर्क या शिकागो में तो रहता नहीं हूं भाई, मैं तो कभी कभार लाइट ही जा सकती है स्पेशल मौकों पर, बट ठीक है। लेकिन हाँ, बारिश जैसी कम होगी तुरंत लाइट आ जाएगी, ये बात कंफर्म है। वैसे मुझे उम्मीद है कि 3 बजे तक आ जानी चाहिए, तो यदि 3 बजे तक आ गई तो क्लास होगी। अदरवाइज मैंने उसमें नोटिफिकेशन का ऑफ का डलवा दिया है, आपको मिल गया होगा। ठीक है सर, आई परचेज्ड यूपीजी के स्पेशल बैच। ओके जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। डीप में कराना बेटे, मैं डीप में नहीं कराता हूं, मैं वो कराता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब डीप की आपके लिए क्या परिभाषा है आप मुझे बता दीजिए। डीप से आपका क्या मतलब है या क्या परिभाषा है? मतलब डीप में कराना तो मतलब डीप में वो चीजें कराऊं जो एग्जाम में नहीं आती हैं, बताइए। वो करवाना है जो एग्जाम में नहीं आता।
क्योंकि मुझे तो यही पता है कि जो एग्जाम में आता है, जो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज करवानी चाहिए। प्रैक्टिस बैच में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जब आप प्रैक्टिस बैच में यहां पर क्वेश्चन देखते हैं और आंसर करते हैं, क्या उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, अता पता ही नहीं होता? मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज जैसे क्लास में बताए होते हैं वैसे ही आए हुए होते हैं। अब डीप की तो भाई साहब कोई लिमिट नहीं है ना, कि डीप में कराना। अरे गधे थोड़ी हो जो बोझा ढोते रहोगे, है ना। अल्टीमेटली उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाएं तो जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम इजीली क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें। डीप का मतलब क्या होता है, अपनी डीप की परिभाषा दे दीजिए तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। जी, तो मैंने कहा कि पिता की इंपॉर्टेंस कितनी थी ऋग वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में, इसके बारे में हम इसी से पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, उसमें सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द ही कौन सा है, पिता। पिता शब्द का इस्तेमाल पिता शब्द का इस्तेमाल कुल 335 बार किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। इसी से हमें पता चल सकता है। और इसके अलावा क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन हुआ करता था। इसीलिए वैदिक काल में जो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी या जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, वैदिक पीरियड में जो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था या जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहा जाता था, उसे उर्वरा कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था। उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन जिस वैदिक काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वैदिक पीरियड के बारे में या इस वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य को या लिटरेचर को क्या कहा जाता है, वैदिक लिटरेचर कहा जाता है या वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जिस वैदिक संस्कृति और वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है या स्रोत है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वैदिक लिटरेचर। उसे कहा जाता है वैदिक साहित्य। उसे वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिसमें हम शामिल करते हैं अपने वेदों को, वेदों के ब्राह्मण टेक्स्ट्स या ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदास हमारे वेद, ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ,
उपनिषदाज या उपनिषद और अर्यनकास या अर्यणक, यही वो महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, यही वो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से हमें जानकारी मिली है किसके बारे में, वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में। तो चलिए इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वेदास या वेदों के बारे में। और आप जानते हैं सबसे पहले लिख लीजिए ऋग्वेदा या ऋग्वेद, जिसका रचना काल लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा। सबसे पहला लिखेंगे ऋग्वेदा। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऋग्वेदा या ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल। ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल। ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम माना जाता है। लिखेंगे इट हैज 10 डिविजन्स। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, या आप कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना कुल 10 भागों में हुई है, जिन्हें हम 10 मंडल कहते हैं या 10 डिविजन्स कहते हैं। और ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई, लेकिन बाद में पोस्ट वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखेंगे, इन सारे के सारे मंडलों को संकलित करने का काम या इन्हें असेंबल करने का काम किसके द्वारा किया गया, वेद व्यास के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेदा हैज 10 डिविजन्स, इसमें 10 मंडल हैं, और इट हैज, लिखेंगे द मंत्रास रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ वेरियस गॉड्स। लिखेंगे इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र हैं। और यदि हम हाइम्स की बात करें या सूक्तों की बात करें, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं या हाइम्स हैं, और इसमें मंत्रों की संख्या कुल 10,462 मानी जाती है। और क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई है, इसीलिए आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल या प्राचीनतम मंडल कौन से कहलाते हैं।
तो ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं, लिखेंगे 2 से लेकर 7। ऋग्वेद के जो 2 से 7 मंडल हैं वो सबसे पुराने या सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और यदि सबसे नए या नवीनतम मंडल पूछें या न्यूएस्ट डिवीजन पूछें तो ध्यान रखेंगे नवीनतम मंडल कहलाते हैं पहला और 10वां। कहने का मतलब जब आप ऋग्वेद खोलेंगे और ऋग्वेद में सबसे पहला मंडल देखेंगे तो सबसे पहला मंडल सबसे पुराना नहीं है, वो नवीनतम मंडलों में से एक है। उसकी रचना सबसे बाद में हुई है, लेकिन जब उसे संकलित किया गया, उसे असेंबल किया गया, तो वो सबसे पहले आता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद के सारे मंडलों का संकल या संकलन, लिख लीजिएगा, सभी मंडलों का संकलन उत्तर वैदिक काल में वेद व्यास के द्वारा किया गया। सभी मंडलों का संकलन उत्तर वैदिक काल में वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और लिखेंगे द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, लिखिए द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद पढ़ता है या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, ही इज नोन एज होत्री, वह होत्री या होता कहलाता है, उसे होत्री या होता कहा जाता है। क्योंकि वेदों की लैंग्वेज और वेदों की भाषा इतनी ज्यादा जटिल थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि उन्हें इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए स्टैंजा फॉर्म्स में भी लिखा गया या उन्हें गद्यों के रूप में भी लिखा गया। और ध्यान रखेंगे वो ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते हैं या वेदों को सिंपल लैंग्वेज में या साधारण भाषा में डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण टेक्स्ट कहा जाता है या ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कहने का मतलब जितने भी हमारे पास वेद हैं, यानी कि जितने भी वेदास हैं, उन्हीं सारे के सारे वेदों के हमारे पास कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट भी हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जो बेसिकली क्या है? सिंप्लीफाइड और डिस्क्रिप्टिव वर्जन ऑफ आर वेदास। वेदों को सरल भाषा में डिस्क्राइब किया गया है या उनकी व्याख्या की गई है किसमें? ब्राह्मण टेक्स्ट में या ब्राह्मण ग्रंथों में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं या 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक जो कहलाता है ऐत्रेय और दूसरा कहलाता है कौशितकी। तो ध्यान रखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण और
कौशितकी ब्राह्मण वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं जो सिंप्लीफाई करते हैं या सिंपली डिस्क्राइब करते हैं किसको? ऋग्वेद को। लेकिन यदि हम ऋग्वेद के मंडलों की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं ऋग्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट मंडल माना जाता है तीसरा मंडल, थर्ड डिवीजन। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र किसे डेडिकेट किया है या किसे समर्पित किया है? तो ध्यान रखेंगे ये सावित्री को समर्पित है। ये सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। लेकिन भाई आप जानते हैं कि हम गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किसकी स्तुति के लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। सूर्यदेव की स्तुति में इस्तेमाल किया जाता है गायत्री मंत्र। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसकी रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई। इसकी रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई है और ध्यान रखेंगे ऋषि महासूक्त्य के ही द्वारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पहली बार मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाई आप जानते हैं कि जो मनुष्य का कैटेगरी सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसका सबसे पहला उल्लेख ही हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही ऋषि महासूक्त्य ने ऐसा बताया है कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं जो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मनुष्य के 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले ऋषि महासूक्त्य के द्वारा किया गया है या दिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। बेटे पॉलिटी का बैच जो है वो अगस्त में आएगा, नेक्स्ट मंथ। लगभग 15-20 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद पॉलिटी स्पेशल बैच आएगा। अभी केवल आपके पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो यदि आप मुझसे ही पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच अगस्त के फर्स्ट वीक में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? लिखेंगे इन वैदिक पीरियड, इन
वैदिक पीरियड या वैदिक काल में रिवर सरस्वती, सरस्वती हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट होली रिवर। लिखेंगे वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। और यदि पूछे सबसे महत्वपूर्ण नदी तो लिख लीजिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ वैदिक पीरियड वाज इंडस। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ वैदिक पीरियड वॉज इंडस, या वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है सिंधु, इंडस। कहने का मतलब वैदिक काल में यदि हम नदियों में बात करें तो सारी की सारी इंपॉर्टेंस केवल और केवल किसे दी गई है, या तो सरस्वती को नदी को दी गई है। हालांकि सरस्वती अब क्या हो चुकी है, आप जानते हैं कि अब वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं कहीं उसके केवल क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और इंडस, ये दो नदियां थी जो महत्वपूर्ण नदियां हुआ करती थी वैदिक काल की। और वैदिक काल में गंगा और यमुना का वो महत्व नहीं हुआ करता था, वो इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी जो आज गंगा और यमुना की इंपॉर्टेंस है। और इस बात का पता हमें इसी चीज से चलता है कि पूरे के पूरे ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे, गंगा शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 3 बार, बस। इसके अलावा गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कहने का मतलब गंगा और यमुना की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है पोस्ट वैदिक पीरियड में या उसके भी बाद। तो ये था वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी का हमारे पास सबसे पहला सोर्स, जो था ऋग्वेद, जो था हमारा सबसे प्राचीन वेद। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम चर्चा करेंगे अपने अन्य 3 वेदों के बारे में, अपने उपनिषदों के बारे में, हर वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और अर्यनकों के बारे में, क्योंकि यही वो सोर्सेज हैं जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि वैदिक काल के बारे में हमें पता ही किससे चलता है, वैदिक लिटरेचर से पता चलता है। चलिए जी, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। एमसीक्यू बैच ऑफ रहेगा 3 बजे। आप एक बारी एप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा, यदि वहां पर क्लास होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुलाकात होगी आपसे कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।